फाइनली हम स्टार्ट करते हैं व्हाट आर क्रिप्टो करेंसीज। देखिए, क्रिप्टो करेंसी को जानने से पहले हमें ब्लॉकचेन को जानना ज़रूरी होगा कि ब्लॉकचेन एग्जैक्टली क्या है और ब्लॉकचेन किस तरह से वर्क करते हैं। जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो वर्क करते हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं, यानी कि जितना भी डेटा होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग लेजर्स के ऊपर। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक जगह पे सेव नहीं होती है, वो अलग अलग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, वहाँ पे भी वो डेटा सेव होता है। यानी कि हर जगह सेम डेटा सेव रहता है, सिंक होता रहता है टाइम टू टाइम, ताकि कहीं पे भी कोई छेड़छाड़ ना हो सके। और जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो या तो एक ब्लॉकचेन के ऊपर जितनी भी डेटा होती है उसको पूरा सेव करते हैं या उसका कुछ पार्ट सेव करके रखते हैं। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमनली ब्लॉकचेन जो होता है वो है पब्लिक ब्लॉकचेन। पब्लिक ब्लॉकचेन का मतलब क्या हो गया, आप नाम से जान सकते हैं पब्लिक, यानी कि उस ब्लॉकचेन का जो एक्सेस है वो हर किसी के पास एक्सेस है। यानी कि उस ब्लॉकचेन पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कोई भी रीड कर सकता है और उसमें नई इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकता है। ठीक है, इसी वजह से जो पब्लिक ब्लॉकचेन होता है वो काफ़ी स्लो होता है, उस पर जितनी भी प्रोसेस होती है वो काफ़ी स्लो होती है। और इसका एक ताज़ा एग्जांपल अगर देखते हैं तो वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन जो है एक पब्लिक ब्लॉकचेन है। इसके लिए बिटकॉइन पे जो ट्रांजैक्शंस होती हैं काफ़ी स्लो होती हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपने सुबह किसी को फंड भेजा है तो लगभग 3-4 घंटे के बाद वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद एक और जो ब्लॉकचेन होता है वो होता है कंसोर्टियम ब्लॉकचेन होता है। कंसोर्टियम का हिंदी में मतलब होता है संघ, यानी कि एक ग्रुप। ठीक है, तो इस ब्लॉकचेन पे सभी लोग को एक्सेस नहीं होती है, कुछ ग्रुप होते हैं जिनको असाइन किया जाता है, वही इस ब्लॉकचेन को एक्सेस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको वैलिडेट कर सकते हैं। और इसी वजह से इस पे जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो काफ़ी फास्ट होते हैं। और इस ब्लॉकचेन के जो क्रिएटर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन कौन इस ब्लॉकचेन को ज्वाइन कर सकता है। इसके बाद जो तीसरा ब्लॉकचेन है उसे हम कहते हैं प्राइवेट ब्लॉकचेन। यहाँ पे हर एक ट्रांजैक्शन होता है उसको वैलिडेट किया जाता है और कुछ लोगों के थ्रू ही किया जा सकता है, यानी कि कुछ क्रिएटर्स होते हैं वही इसको वैलिडेट कर सकते हैं हर ट्रांजैक्शंस को। तो ये काफ़ी सिक्योर और प्राइवेट ब्लॉकचेन होता है, जिसकी वजह से इस ब्लॉकचेन पे जो प्रोसेसिंग स्पीड होता है, टाइम होता है, वो काफ़ी फास्ट होता है कंपेयर टू पब्लिक ब्लॉकचेन या कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। अब बात करते हैं हम ब्लॉकचेन के बारे में कि ब्लॉकचेन एग्जैक्टली क्या है, कैसा दिखता है, क्या है। तो ब्लॉकचेन आप समझ गए, ब्लॉक का मतलब एक ब्लॉक हुआ और चेन हुआ, यानी कि बहुत सारे ब्लॉक्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं थ्रू ए चेन। और हर एक ब्लॉक में एक शेयर्ड इन्फॉर्मेशन है। मतलब सपोज हो रही कि ये एक ब्लॉक है तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे ब्लॉक पे जाएगी और उसके साथ ही कुछ और नई इन्फॉर्मेशन उसके अंदर ऐड करेगी। इस तरह से एक एक जो ब्लॉक होता है वो शेयर्ड इन्फॉर्मेशन को आगे लेता जाता है और उस इन्फॉर्मेशन के साथ हर एक ब्लॉक जो होता है वो अपने साथ एक कोड जनरेट करता है। ठीक है, जिस कोड को आप चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि जिया ने रमेश को 100 रुपये भेजे, तो ये जो ट्रांजैक्शन होती है तो ये एक ब्लॉक क्रिएट करेगा और उस ब्लॉक का एक कोड जनरेट होगा। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सेकेंड वाले ब्लॉक के पास जाएगी, यानी कि शेयर्ड इन्फॉर्मेशन जाएगी। अब सपोज कीजिए कि उस ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन को कोई चेंज करता है, यानी कि रमेश ने जिया को 100 रुपये भेजे, तो क्या होगा, इसका जो कोड है जो एक अल्फा और न्यूमेरिक को मिक्स करके कोड तैयार होता है, तो वो कोड कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। तो अगर वो कोड चेंज होगा तो इंस्टेंटली एक एरर शो करेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है और सारी चीज़ें वहाँ पे रुक जाएंगी। नॉर्मली ऐसा हो ही नहीं पाता है क्योंकि आप किसी ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वही इन्फॉर्मेशन मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स पे शेयर की गई है। ठीक है, तो आपको अगर चेंज करना है तो जितने भी मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स है वहाँ पे जाके भी आपको डेटा चेंज करना पड़ेगा और एट द सेम टाइम चेंज करना पड़ेगा, जो 101% बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसलिए कहा जाता है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो आने वाली न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है। अब दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से लिंकअप है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी है जो वर्क करती है 4 पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, मतलब कि उसकी जो प्रोसेस होती है उसके अंदर आप ये 4 पॉइंट्स को देखेंगे। पहली चीज़ क्या है कि ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जो डेटा होता है वो एक जगह सेव नहीं रहता है, वो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर के ऊपर सेव होता है। इसके वजह से उस डेटा को चेंज करना भी इम्पॉसिबल है, तो ये काफ़ी सिक्योर है। और एक बार अगर ट्रांजैक्शन एक ब्लॉकचेन पे कंफर्म हो जाता है तो इसको नियरली इम्पॉसिबल है चेंज करना। ठीक है, तो ये काफ़ी बेस्ट पार्ट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। और ये सब कुछ वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंसेंसस। ठीक है, कंसेंसस का मतलब क्या हो गया कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कंसेंसस क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया। ठीक है,
कि उनको उन सारी चीज़ों पे एग्री करना पड़ता है जो उनके सामने सही में चल रही हैं, और जो नहीं है उस पर डिसएग्री करना पड़ता है। यानी कि डिसेंट्रलाइज का मतलब ये हो गया कि आप इसमें अपना कुछ नहीं डाल सकते, जो पूरा आपको सिस्टम दिखा रहा है उस पर आपको एग्री करना पड़ता है, और इसके अंदर आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये कंसेंसस जो ग्रुप है वो क्या होता है, वो होता है थ्रू माइनिंग, यानी कि माइनर्स। तो ये जो माइनिंग का पार्ट से मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ, यानी कि इसमें हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है ताकि कहीं पे कोई इसमें छेड़छाड़ ना कर सके। और माइनिंग जो है वो भी एक पार्ट है, किसका पार्ट है, प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम जो है। अब POW आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि हाँ फलाना ICO आ रहा है, फलाना कॉइन आ रहा है, ये बेस्ड है प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर, प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्रूफ ऑफ वर्क ये सब मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा। तो माइनिंग जो है टोटली डिपेंड करता है ऑन प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम के ऊपर। इसके साथ हम और भी चीज़ जोड़ेंगे कि डिसेंट्रलाइज होने की वजह से इसमें काफ़ी क्लियर कट ट्रांसपेरेंसी है, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन है वो हर कोई देख सकता है कि हाँ ये फलाना ट्रांजैक्शन हुआ है। और इसके साथ हम ये भी देख सकते हैं कि जितने भी ब्लॉक्स हैं, कौन कौन से ब्लॉक्स किस किसने प्रूफ ऑफ वर्क का जो सिस्टम है उसके अंदर ऐड किया है। तो ये सारी चीज़ें ओपन रहती है, हर कोई इसको देख सकता है, समझ सकता है। इसीलिए हम आराम से चेक कर सकते हैं ना कि माउंट गॉक्स के जितने भी वैलेट्स हैं उसकी क्या स्टेटस है, उसमें से कुछ मूव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम सारे इसलिए देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रांसपेरेंसी, ओके, और बिकॉज कि ये पब्लिक ब्लॉकचेन है बिटकॉइन का। इसके साथ फाइनली एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, कि ये कि नॉर्मली हम जो बैंक में ट्रांजैक्शंस देखते हैं, बैंक वायर हुआ या वायर ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, उस ट्रांजैक्शन को पूरा कंप्लीट होने के लिए लगभग 3 से 4 दिन का वक्त लगता है। और कुछ वक्त ऐसा होता है या कुछ जगह ऐसी होती हैं वहाँ पे लगभग 10 से 15 दिन का वक्त लगता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो ट्रांजैक्शंस लगभग हो जाती है 10 से 15 मिनट के अंदर, और कुछ केसेस में 30 मिनट या 40 मिनट लगते हैं। और उसके साथ ही इसमें जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है वो कितनी है, 0 के आसपास है, ठीक है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब हम बात करते हैं कि हम किस तरह से ब्लॉकचेन का एक्सेस लेंगे। देखिए यहाँ पे बात आ जाती है सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड के बारे में। नॉर्मली सपोज करिए कि हम कोई ईमेल अकाउंट वगैरह ओपन करते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, तो हम हमारा यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह जो भी रहता है डिटेल्स डालते हैं, क्रिएट करते हैं अकाउंट। तो वो जो डिटेल्स होती है वो एक प्लेटफॉर्म पे सेव होती है। फॉर एग्जांपल अगर ऑनलाइन वेबसाइट है तो वहाँ का डेटाबेस तो उस पर सेव होता है, और उसको कोई मैनेज करने वाला होता है सेंट्रली। तो वो एक सेंट्रलाइज चीज़ होती है, ठीक है, जिसको कोई मैनेज कर रहा है। लेकिन ब्लॉकचेन उसके टोटली अपोजिट है, ठीक है, ये टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है। तो ब्लॉकचेन पे जब हम एक्सेस लेना चाहते हैं तब क्या होता है, सबसे पहले हमारा एक प्राइवेट की वहाँ पे जनरेट होता है। प्राइवेट की जो होता है लगभग 32 से 64 कैरेक्टर का होता है। और प्राइवेट की जब जनरेट हो जाता है तो उस प्राइवेट की के ऊपर आपका जो होता है ब्लॉकचेन एड्रेस, या आप कह सकते हैं वैलेट एड्रेस, वो जनरेट होता है। तो यहाँ पे हो गया आपका एक प्राइवेट की एड्रेस, और दूसरा हो गया आपका पब्लिक एड्रेस हो गया, ठीक है। तो पब्लिक एड्रेस यानी कि आपका वैलेट एड्रेस आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको फंड लेना है, किसी से रिसीव करना है, तो आप ये एड्रेस दे सकते हैं, लोग उस पर फंड भेजेंगे, आपको मिल जाता है, ठीक है। और आपको अगर सेंड करना है तो आपका जो पब्लिक एड्रेस है, वैलेट एड्रेस है, उसमें जो भी फंड है आप किसी भी XYZ के वैलेट एड्रेस पे सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है कि कोई भी आपका ब्लॉकचेन या प्राइवेट की हैक नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हैक कर सकता है तो वो आपका कंप्यूटर हैक कर सकता है। तो जहाँ पे आपने अपनी फाइल वगैरह सेव की है तो वो वहाँ से फाइल ले सकते हैं, ठीक है। तो एक यही रास्ता है कि आपका PC वगैरह हैक करके वहाँ से प्राइवेट कीज़ लेना, अदरवाइज प्राइवेट कीज़ वगैरह को कोई हैक नहीं कर सकता है। और एक चीज़ और यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि प्राइवेट की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। अगर आपने प्राइवेट की लूज़ कर दी या किसी ने आपकी प्राइवेट की ले ली तो आप ये समझ जाइए कि आपका जो पूरा फंड है वो एक प्राइवेट की को यूज़ करके पूरा ले सकता है, ठीक है। तो हमेशा जो अपना प्राइवेट की होता है उसको सेव करके रखिए, स्टोर करके रखिए, याद करके रखिए, ठीक है। और हो सके तो अपने लैपटॉप या वहाँ पे कहीं पे उसको स्टोर मत कीजिए, ताकि किसी दिन भी आपका लैपटॉप कंप्यूटर अगर हैक हुआ तो आपकी प्राइवेट की भी वहाँ से चली जाएगी। इसके बाद सपोज करिए कोई ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है, आपके पब्लिक एड्रेस पे कोई ट्रांजैक्शन हुआ। अब आपको चेक करना है, ट्रेस करना है वो ट्रांजैक्शन को। तो क्या करना है, तो हर एक ब्लॉकचेन होता है उसका एक ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर होता है जहाँ पे आप अपना वैलेट एड्रेस वगैरह डालते हैं। तो जो भी ट्रांजैक्शन है पहले से लेकर अभी तक जो भी ट्रांजैक्शन है वो आपको वहाँ पे दिखेगा, उसका करंट स्टेटस दिखेगा, कितनी कंफर्मेशन आई है, क्या क्या हुआ है, वो सारे आपको वहाँ पे दिखेंगे। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आप कभी भी अपने ट्रांजैक्शंस वगैरह चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं, वो है कि टोकन और कॉइन के अंदर क्या डिफरेंस है। बहुत लोगों ने मुझसे चैट में भी पूछा है, कमेंट्स के अंदर पूछते हैं कि टोकन और कॉइन में डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली।
इसको मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। कॉइन्स जो होते हैं वो एक तरह की क्रिप्टो करेंसीज होती हैं जो किसी और करेंसी के ऊपर बेस्ड नहीं है। मतलब कि वो एक टॉप लेवल की क्रिप्टो करेंसी है, वो किसी और क्रिप्टो करेंसी के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड नहीं है। जैसे कि बिटकॉइन हो गया, आपका लाइट कॉइन हो गया, तो ये टॉप लेवल की क्रिप्टो करेंसीज है, इनका खुद के प्लेटफॉर्म है, तो इनको कहा जाता है कॉइन। अब टोकन्स वो हो गए जिनका खुद का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वो दूसरे किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्ड किए गए हैं। फॉर एग्जांपल इथीरियम का प्लेटफॉर्म हो गया, नियो का प्लेटफॉर्म हो गया। तो ख़ासतौर से इथीरियम के जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर बहुत सारे टोकन्स हैं वो बिल्ड किए गए हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑल्ट कॉइन्स। नेक्स्ट आपने एक और वर्ड का सुना होगा, स्केलेबिलिटी। ठीक है, मतलब कुछ आईसीओज होते हैं या कुछ टोकन्स होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं तो एक वर्ड काफ़ी सुनने में आता है, वो है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि कोई भी नेटवर्क है या सिस्टम है वो किस तरह से एक हाई डिमांड ऑफ डेटा को प्रोसेस करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में किस तरह से वो एक ग्रोइंग डिमांड को हैंडल करते हैं, उसको हम कहते हैं स्केलेबिलिटी। तो जिस ब्लॉकचेन की जितनी ज़्यादा स्केलेबिलिटी होगी तो उसी हिसाब से उसमें हम ज़्यादा प्रॉफिट भी देखते हैं और रिवेन्यू भी देखते हैं। और क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी हम यही बात करते हैं कि जिस कॉइन की स्केलेबिलिटी जितनी ज़्यादा अच्छी है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस को वो हैंडल करते हैं, वो काफ़ी अच्छा रहेगा और उसके ऊपर और भी बाकी सब कॉइन्स बिल्ड कर सकते हैं। और धीरे धीरे वो क्या करते हैं, वो खुद का एक अपना प्लेटफॉर्म बिल्डअप कर लेते हैं। जैसे कि ट्रॉन का आप एग्जांपल ले लीजिए। ओके, तो जिसकी जितनी ज़्यादा स्केलेबिलिटी होगी उतना अच्छा वो कॉइन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे हमने पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कस किया है कि किस तरह से वैलिडेशन वगैरह सब वर्क करता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि प्रूफ ऑफ वर्क एग्जैक्टली क्या होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, और उसी तरह से और भी जो दूसरे टेक्नोलॉजी होते हैं ब्लॉकचेन के, वो किस तरह से वर्क करती हैं, वो सारी चीज़ें इसके आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।